स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिविजन्स और डिस्कशंस का सिलसिला जारी है। तो आज जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है जिसकी रिवीजन के लिए हम जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 19 है बेटा आपका सेकेंड ईयर में, डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। अब इसमें जो बात इम्पॉर्टेंट है वो ये कि मॉडर्न फिजिक्स का जो मौजूद है, इसका जो इनिशिएटर है वो आइंस्टाइन है। 18वीं सदी से पहले तक ये सोचा जाने लगा था कि फिजिक्स के मतलब तमाम चीज़ें तकरीबन जो है वो डिस्क्लोज हो चुकी हैं, लेकिन जैसे ही आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रेजेंट की तो उसके बाद फिजिक्स का एक नया गेटवे ओपन हुआ और उससे क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो वजूद में आई। अब बिफोर आइंस्टाइन पहले की जितनी भी हमारी फिजिक्स है, जो मैकेनिक्स है, उसको क्लासिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं, उसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी कहा जाता है। जबकि आइंस्टाइन के बाद जो मॉडर्न फिजिक्स का एक नया बाब शुरू हुआ, उसके अंदर जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने प्रेजेंट की, इनको काफ़ी पसीराई मिली। तो आज हमने इसी की डिस्कशन करनी है। तो हमारे पास पहले मैं आपके सामने ये रखता चलूँ कि बोर्ड स्कीम के मुताबिक इस चैप्टर का टोटल वेटेज कितना है। एमसीक्यूज बेटा इसमें से 2 आने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से 3 आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन का इसका जो पेयर है वो चैप्टर 20 के साथ है, जो रिसेंट पेयरिंग स्कीम आई है उसके अकॉर्डिंग। अब जो टोटल वेटेज इस चैप्टर का बनता है वो 11 to 13 मार्क्स का बनता है। अगर तो इस चैप्टर में से न्यूमेरिकल आता है तो फिर 11 मार्क्स का वेटेज होगा, और अगर इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर वो 13 मार्क्स का जो है वो वेटेज होगा। नाउ कम टुवर्ड्स द की पॉइंट्स ऑफ दिस चैप्टर। सबसे पहले रिलेटिव मोशन, ये आपको मालूम होना चाहिए कि रिलेटिव मोशन क्या है। जब कभी भी कोई एक ऑब्जेक्ट, एक बॉडी मूव कर रही होती है रिगार्डिंग सम पॉइंट, सम रेफरेंस पॉइंट, सम फिक्स पॉइंट, तो हम कहते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन द रिलेटिव मोशन। यानी कि द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अ सेकंड बॉडी और रेफरेंस पॉइंट दैट इज फिक्स्ड इज नोन एज द रिलेटिव मोशन। अब रिलेटिव मोशन में फ्रेम ऑफ रेफरेंस का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप लोग जानते हैं कि ये वो अब रीजन है, वो एरिया है जहाँ कोई ऑब्जर्वेशन की जा रही है, द रीजन एरिया ऑफ द स्पेस वेयर सम ऑब्जर्वेशन टेक प्लेस, उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस 2 तरह का होता है, एक को हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं और इनर्शियल फ्रेम को हम नॉन एक्सेलरेटेड भी कह सकते हैं, जबकि सेकंड हमारे पास होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको कहा जाता है एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, इन्हीं के बिहाफ पर हमारे पास आइंस्टाइन ने 2 थ्योरीज जो है ना वो प्रेजेंट की। एक उसकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है और एक उसकी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। अब जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये टोटली डील करती है एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को। हमारे पास जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है दैट डील्स टू द नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, और जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है दैट डील्स टू द एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। इसके अलावा हम यूं भी कह सकते हैं कि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है दैट corresponds to the objects having the speed comparable to the speed of light approaches to the speed of light, यानी जो फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स हैं। जबकि जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें वो तमाम ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत ज़्यादा कम होती है, यानी वो स्पीड ऑफ लाइट से निस्बत उनकी जो स्पीड है वो उसको अप्रोच नहीं कर रही होती। वेरी स्लो मूविंग जो पार्टिकल्स, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हमारी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में आ जाते हैं। तो एक बार फिर आपको बताता चलूँ कि जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो उन ऑब्जेक्ट्स को डील करती है जो स्लो मूविंग होते हैं, और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक्सेलरेटेड फ्रेम्स पर बेस्ड होती है। जबकि जो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है ये उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो कि हाई स्पीडी हैं, यानी इनकी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर रही होती है, और साथ ही साथ ये नॉन एक्सेलरेटेड जिनको आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस भी कहते हैं उनको डील करती है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कुछ रिजल्ट्स हैं, जिसमें 3 रिजल्ट्स इसके टाइम डायलेशन, लेंथ कंट्रैक्शन एंड मास वेरिएशन। अब ये तीनों जो रिजल्ट हैं ये डिपेंड करते हैं हमारे बॉडी की स्पीड पे कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कितनी है। तीनों के अंदर 2 टर्म्स हैं जिनको हम यूज करते हैं, एक प्रॉपर और एक वेरिएटेड। जिस तरह अगर हम बात करें टाइम डायलेशन की
इसमें दो तरह का टाइम होगा। किसी इवेंट का टाइम जब कोई ऑब्जर्वर उस वक्त नोट कर रहा हो कि वो खुद स्टैटिक है तो हम उसको नाम देते हैं प्रॉपर टाइम, और उसी ही इवेंट का टाइम जब ऑब्जर्वर नोट कर रहा हो और जबकि ऑब्जर्वर खुद स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा हो तो तब उसका जो टाइम होगा वो फिर वेरिएटेड टाइम कहलाएगा, जिसको आप डायलेटेड टाइम भी कह सकते हैं। तो प्रॉपर टाइम क्या है? when the observer is static and observing the time of event, और जो हमारे पास डायलेटेड टाइम है that is the time of the event when observer or the object is moving with the speed of light। तो इन दोनों में हमारे पास देखें तो रिलेशन होता है t is equal to t naught over square root 1 minus b square over c square। तो जो t naught है ये हमारा प्रॉपर टाइम कहलाता है और ये जो t है ये हमारा डायलेटेड टाइम है। अब इसी तरह से अगर हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर भी दोनों की टर्म्स यूज होंगी। एक हमारे पास प्रॉपर लेंथ होगी, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स नोटेड व्हेन ऑब्जर्वर इज स्टैटिक, और एक हमारे पास होगा जो कंट्रैक्टेड लेंथ है, वेरिएटेड जो लेंथ है, वो डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स कब नोट की जा रही है? व्हेन द ऑब्जर्वर इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ लाइट। इस तरह से मैस वेरिएशन के अंदर भी हमारा मैस दो तरह का होगा। एक मैस हमारा होता है प्रॉपर मैस और दूसरे को हम कहेंगे वेरिएटेड मैस। तो प्रॉपर मैस कब होगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टैटिक, और जो हमारे पास वेरिएटेड मैस है वो उस वक्त होगा जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा हो विद द स्पीड ऑफ लाइट और अप्रोचेस टू द स्पीड ऑफ लाइट। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी जो है इसको आइडियल एब्जॉर्बर भी कहा जाता है क्योंकि इसकी एक कैपेबिलिटी है कि जितनी रेडिएशंस होती हैं ये सब एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखता है। अब ब्लैक बॉडी है क्या? ये हमारे पास एक सॉलिड स्फेरिकली इरेगुलर शेप जो है वो बॉडी है जिसमें हम सिर्फ एक ही कैविटी क्रिएट करते हैं फॉर द एंट्रेंस ऑफ द लाइट। ये देखिए स्मॉल होल है जहां से लाइट ने एंटर होना है। जैसे लाइट एंटर होती है तो इनसाइड ये सारा ब्लैक कोटेड होता है, तो लाइट ने मल्टीपल टाइम अंदर रिफ्लेक्ट होने और फाइनली उसी ही ओरिफाइस से उसी ही होल से उसने बाहर आना है। तो इसमें जो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन है और जो एमिशन ऑफ रेडिएशन है इन दोनों का जो रेट है वो ऑलमोस्ट बराबर रहता है। रेट ऑफ एमिशन और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ये इक्वल होता है फॉर द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। A body which absorbs all the radiations falling upon it is called the black body, and when heated it emits the light, it emits the radiation of different wavelengths। तो ब्लैक बॉडी जो रेडिएशंस हैं, ब्लैक बॉडी द रेडिएशंस इमिटेड बाय द ब्लैक बॉडी आर कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, और इनका दूसरा नाम जो है वो टेंपरेचर रेडिएशंस भी हैं क्योंकि जैसे जैसे हम उसको हीट करते हैं टेंपरेचर को बढ़ा रहे होते हैं तो वेवलेंथ जो है वो रेडिएशंस की वो चेंज होने लगती है। इसके जो रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स ऑफ द रेडिएशन स्पेक्ट्रम हमें जो दिखने में मिलते हैं, सबसे पहला इसमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम भी इसको कहा जाता है। सबसे पहला जो रिजल्ट है वो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। ये ऑब्जर्व किया गया कि जब रेडिएशंस हमारी इमेज हो रही होती हैं तो अगर हम उसका स्पेक्ट्रा ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसमें जो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी, यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, उनकी इंटेंसिटी मुसलसल जो है वो वेरी कर रही होती है, इसलिए हम उसको कहते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेडिएशंस। सेकंड जिसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है वो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है। अब वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के मुताबिक जो इमिटेड रेडिएशन की वेवलेंथ है और जो हमारा टेंपरेचर है दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज अ कांस्टेंट फैक्टर। यहां हम इसको कह सकते हैं कि द इमिटेड रेडिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेंपरेचर। इनिशियली जब हम टेंपरेचर कम अप्लाई करते हैं तो लॉन्गर वेवलेंथ रखने वाली रेडिएशंस निकलेगी, जैसे जैसे टेंपरेचर को हम बढ़ाते चले जाएंगे तो रेडिएशंस की जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होने लग जाएगी। ये जो रिलेशन है ये सारा वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का है। इसके बाद स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये भी रेडिएशन स्पेक्ट्रा का एक रिजल्ट है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ को हम इस्तेमाल करते हैं क्वांटिटेटिवली मेजर करने के लिए कि एनर्जी कितनी है इमिटेड रेडिएशन में। तो उसमें जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेंपरेचर। तो E is equal to sigma into T raised to power 4। अब वो जो सिग्मा हमारे पास है उसको स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहा जाता है। लास्ट में प्लैंक्स लॉ, ये भी हमारे जो रेडिएशन स्पेक्ट्रा है उसके रिजल्ट में से एक रिजल्ट है कि जो मैक्स प्लैंक है उसने ये बताया था कि हमारे पास जो रेडिएशन से इमिट आउट हो रही हैं उन इमिटेड रेडिएशंस की जो एनर्जी है उसको क्वांटिटेटिवली कैसे कैलकुलेट करना है। तो प्लैंक ने सबसे पहले कॉन्सेप्ट दिया क्वांटा का कि जितनी रेडिएशंस कोई बॉडी अब्सॉर्ब करती है या इमिट करती है तो इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स करती है। अब एक जो पैकेट है उसकी जो एनर्जी है
इक्वल टू एच न्यू या एच एफ उसको कहा जाता है, एफ इज द फ्रीक्वेंसी। अब वो जो हमारे पास मुकम्मल एक पैकेट वो जो क्वांटा है दैट इज आल्सो लेटर ऑन नोन एज द फोटॉन। तो पैकेट ऑफ एनर्जी अब्सॉर्ब होता है और पैकेट ऑफ एनर्जी ही एमिट आउट होता है। यानी मैक्स प्लैंक से पहले जो हमारे पास वेव्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम ऑब्जर्व कर रहे थे, इनके मुताबिक जो रेडिएशन का एमिशन या जो एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है, क्लासिकल व्यू ये था कि वो एक कंटीन्यूअस प्रोसेस था। लेकिन प्लैंक ने आकर इस बात को वाज़ेह किया कि रेडिएशन का एमिशन और रेडिएशन की जो एब्जॉर्प्शन है ये डिस्क्रीट प्रोसेस है। बंडल ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, बंडल ऑफ एनर्जी एमिट आउट किया जाता है। इस तरह से अगर फर्दर आप देखें इसमें तो हमारे पास फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम सम मेटालिक सरफेस, जब उसके ऊपर किसी खास फ्रीक्वेंसी रखने वाले फोटोन को हम इंसिडेंट कहते हैं कि द एमिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन सर्टेन फ्रीक्वेंसी वाला वेव जो हमारे पास फोटोन होता है उसको इंसिडेंट किया जाता है उस मेटालिक सरफेस के ऊपर जब उसको एक्सपोज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू द लाइट ऑफ suitable frequency is known as the photoelectric effect। अब फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर हमारे पास एक्सपेरिमेंटली ये आपको डायग्राम में नजर आ रही है। इसमें हम क्या करते हैं, एवेक्यूएटेड एक ट्यूब है जिसके अंदर हम जो है वो कनकेव शेप में कैथोड बनाते हैं और कनकेव शेप में कैथोड बनाने का मकसद ये होता है कि मैक्सिमम जो फोटॉन्स हैं वो ट्रैप हो सकें सरफेस के अंदर, जिसकी वजह से ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन है वो सरफेस से नॉक आउट होंगे तो हमारा जो फोटो करंट है वो इंक्रीज होगा। ये रीज़न बिहाइंड है कि हम जो कनकेव शेप में कैथोड बनाते हैं वो किस वजह से बनाते हैं। लाइकवाइज अगर हम देखें कि जो एनर्जी हमें हासिल हो रही होती है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस एनर्जी को हम लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी नॉट ई जो है ये हमारे पास बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी है। वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे से इंप्लीमेंट होता है कि जब तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक सरफेस के अंदर मौजूद रहेंगे उनमें पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही हमने फोटॉन को इंसिडेंट किया, फोटॉन ने अपनी एनर्जी उसे डिलीवर की, उस एनर्जी को लेकर वो जब एस्केप आउट हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी के अंदर। तो ये टोटल एनर्जी का रिलेशन आपके सामने मौजूद है। इसी तरह से जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसमें दो डिपेंडिंग फैक्टर्स हैं, एक में इंटेंसिटी और दूसरा हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन। यानी अब दो इसमें अलग अलग एक्सपेरिमेंटली इस चीज़ को प्रूव किया गया कि अगर हम इंटेंसिटी को फिक्स रखते हैं लाइट की और फ्रीक्वेंसी को वेरी करते हैं देन व्हाट हैपेंस टू द फोटो करंट, और अगर हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हैं और इंटेंसिटी को वेरी करते हैं तो तब फोटो करंट में क्या असर पड़ता है। तो इसमें जो ऑब्जर्वेशन सामने आई कि अगर इंटेंसिटी को हम चेंज कर दें और फ्रीक्वेंसी को हम फिक्स रख दें तो तब हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आता है वो सेम आता है। अब इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, ये नेगेटिव जो पोटेंशियल हम अप्लाई करते हैं ताकि जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो तादाद है उनको कंट्रोल किया जा सके, कितनी मिकदार में फोटो करंट आ रहा है उसको कैलकुलेट किया जा सके क्वांटिटेटिवली। तो जो हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो टोटली डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। और इसी तरह एक ग्राफ में हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं और इंटेंसिटी को फिक्स रख लेते हैं, लेकिन जब हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव हो गया कि उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होता है। उसकी रीजन ये है कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली डील करता है एनर्जी को, E इज इक्वल टू एच एफ, यानी फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। अगर हम फ्रीक्वेंसी को एंटर कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हम एनर्जी को चेंज कर रहे हैं जिससे हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी डिफरेंट आएगा। और अगर हम इंटेंसिटी को सिर्फ वेरी कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी को फिक्स रखा हुआ है तो तब हमारे पास एनर्जी को हमने फिक्स कर दिया, एनर्जी कांस्टेंट होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी सेम आएगी। तो ये दो इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं। रिजल्ट्स ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं? द इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड विद डिफरेंट एनर्जीज। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर मेटल सरफेस एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। यानी जो फोटोइलेक्ट्रॉन हमें वहां से मिल रहा है उससे हमारे पास जो डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं वो एक तो मेटल सरफेस कैसा है और दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट है। सेकंड रिजल्ट हमें जो यहाँ से मिलता है वो ये कि देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो व्हिच नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड हाउएवर द इंटेंस द लाइट may be
इस फ्रीक्वेंसी को हम क्या नाम देते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी लाइट की इंटेंसिटी तो हम जितना मर्जी बढ़ा लें, लेकिन आने वाले फोटॉन के पास अगर ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड नहीं होगी तो हमें फोटो करंट वहां पे हासिल नहीं हो सकता। थर्ड रिजल्ट जो हम यहाँ से डेरिवेट करते हैं वो ये है कि द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। अगर हम मेटल को चेंज कर देंगे, यानी निकल था फिर कोबाल्ट से रिप्लेस कर दिया, जिंक कर दिया, तो मेटल को चेंज करने से हमारी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। नंबर 4, इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड इंस्टेंटेनियसली। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिटरमाइंस ओनली देयर नंबर। कि इंटेंसिटी का ताल्लुक सिर्फ उसकी नंबर से है, ना कि वो उसकी क्वालिटी को जो है वो डील नहीं करता। सिंपली आप उसको यूं अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है जस्ट इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ द फोटॉन्स, जबकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली लीड्स टू द क्वालिटी ऑफ द फोटॉन, कि वो फोटॉन होना चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी एटलीस्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इक्विवेलेंट हो। फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको आपने ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि ये हमारे पास जो है E = hf, ये फोटॉन की एनर्जी है। वो जब इंसिडेंट होगा किसी मेटल सरफेस के ऊपर तो वहां से इलेक्ट्रॉन को नॉक आउट करेगा, उसके लिए जितनी एनर्जी वहां पे सर्व होगी उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, phi से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो जो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जिस काइनेटिक एनर्जी से मूव करेंगे वो 12 mv² है। तो यहाँ पे hf - phi = काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे phi हमारा क्या है? वर्क फंक्शन कहलाता है। अगर आप वर्क फंक्शन को डेरिवेट करना चाहें तो वर्क फंक्शन विल बी इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जी of the incident photon and the kinetic energy of the emitted or rejected electrons. फोटोसेल जो है ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खास तौर पे इसकी जो एप्लीकेशंस हैं फोटोसेल की आपने याद रखनी है कि सिक्योरिटी सिस्टम में करते हैं, इसके अलावा ऑटोमेटिक डोर सिस्टम के अंदर और साउंड ट्रैक ऑफ द मूवीज एक्सेट्रा, ये इसके यूजेस आपने याद रखने हैं। काउंटर इफेक्ट, ये हमारा रेडिएशन का जो मेटल के साथ इंटरेक्शन है, जो उसका दूसरा रिजल्ट है। इसके मुताबिक ये कि जब हमारे पास सर्टेन एनर्जी वाला फोटॉन जिसकी एनर्जी हाई हो, हाई एनर्जी फोटॉन जब किसी मेटल सरफेस पे आके एक्सपोज होता है तो काउंटर आर्थर वाली काउंटर ने ऑब्जर्व किया था कि वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो जब नॉकआउट होता है तो स्कैटर हो जाता है। अब ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्रिस्टल है जिसके ऊपर हमने एक्स-रेज के फोटॉन को इंसिडेंट किया है। अब एक्स-रे फोटॉन के पास जो एनर्जी थी उसका पार्शियल ट्रांसफर होता है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर एक डायरेक्शन में मूव करता है और वो जो फोटॉन है वो दूसरी डायरेक्शन में स्कैटर होता है। तो इसलिए इसको हम काउंटर स्कैटरिंग भी कहते हैं। द फिनोमेना इन व्हिच द वेवलेंथ ऑफ द स्कैटर्ड एक्स-रे इज लार्जर देन द इंसिडेंट एक्स-रे। अब जो स्कैटर्ड एक्स-रे है उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द इंसिडेंट एक्स-रे। बहुत ही सिंपल सी बात है कि जब एक्स-रे इंसिडेंट होने के लिए आ रहा होता है तो उस वक्त उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। एनर्जी ज्यादा होगी तो हमारे पास वेवलेंथ कम होगी। अब जैसे ही वो जाकर मेटल सरफेस से इंटरेक्ट करता है तो उसकी एनर्जी कम होती है। एनर्जी कम होने से हमारी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी। सो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज द काउंटेंस स्कैटरिंग। इसमें ऑब्जेक्टिव के लिए आपने याद रखना है डेल्टा लैम्डा, जिसको काउंटेंस शिफ्ट कहा जाता है। जो चेंज, जो वेरिएशन हमारी वेवलेंथ में आ रही है, दैट इज नोन एज द काउंटेंस शिफ्ट। इसके बाद जो थर्ड रिजल्ट है मेटल के साथ इंटरेक्शन का ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन, वो पेयर प्रोडक्शन है। पेयर प्रोडक्शन का दूसरा नाम जो है वो मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी भी है। इसमें आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि एक फोटॉन जब इंसिडेंट हुआ नियर सम हैवी न्यूक्लियाई, तो वहां से इलेक्ट्रॉन और उसी का एंटी पार्टिकल, जिसको पॉजिट्रॉन कहते हैं, दोनों इमिट आउट होते हैं। इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं? पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। और ये E = mc² जो आइंस्टाइन का रिलेशन है, उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि इसमें हमने मेटल को कन्वर्ट कर दिया एनर्जी के अंदर, मटेरियलाइजेशन ऑफ एनर्जी। इस तरह से पेयर प्रोडक्शन के लिए जो कंडीशन है स्पेसिफिक, और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ ली जाती है, तो इसकी जो स्पेसिफिक कंडीशन वो ये है कि पेयर प्रोडक्शन वहां पे होगा जहां कोई हैवी न्यूक्लियाई जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। रूल्स फॉर इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशंस, इसमें 3 रूल आपने याद रखने हैं। पहला रूल ये है कि अगर लो एनर्जी फोटॉन आ रहा होगा मेटल सरफेस पर तो वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कर देगा और उसके नतीजे में जो फिनोमेना सामने आएगा दैट इज नोन एज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस तरह अगर हाई एनर्जी फोटॉन इंसिडेंट होता है तो उसके नतीजे में पार्शियल ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है और दैट रिजल्ट्स द फिनोमेना ऑफ काउंटेंस स्कैटरिंग। और अगर वेरी हाई एनर्जी फोटॉन होगा तो दैट
पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन का जो रेसिप्रोकल प्रोसेस है वो एनिहिलेशन की है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छी तरह से तैयार करना है। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, डी ब्रायली जो है उसने एक बहुत जो है मेंशन जब की इसके वेव नेचर ऑफ द पार्टिकल से मुतालिक, तो उसने इस बात को रियलाइज करवाया कि अगर एक पार्टिकल वेव लाइक नेचर जो है वो शो कर सकता है, क्योंकि जो हमारे पास वेव है वो पार्टिकल लाइक नेचर एग्जिबिट कर रही है। लाइट की दो नेचर्स हैं, प्योर नेचर होती है, समटाइम इट बिहेव लाइक द वेव एंड समटाइम बिहेव लाइक द पार्टिकल। तो डी ब्रायली ने फिर इस बात को ऑब्जर्व किया कि इफ द पार्टिकल वेव कैन एग्जिबिट द पार्टिकल लाइक नेचर, देन व्हाई नॉट द पार्टिकल कैन एग्जिबिट द वेव लाइक नेचर। दूसरे लफ्जों में यूं कहा जा सकता है कि एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट हैज इट्स एसोसिएटेड वेव। जो भी पार्टिकल, जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसके साथ एक वेव लाजमी जुड़ी होती है, और उस वेव की जो वेवलेंथ है वो जब हम फाइंड करते हैं तो वो हम डी ब्रायली रिलेशन से करते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हमारे पास फिर से एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जा सकता है। इसकी जो स्कीमेटिक डायग्राम है इसकी आपने अच्छे से जो है प्रैक्टिस करनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। हमारा लास्ट टॉपिक है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग ने 1927 के अंदर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो प्रेजेंट किया। उसके मुताबिक ये था कि जो किसी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को हम एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते एट द सेम टाइम। अगर हम किसी पार्टिकल की पोजीशन को एक्यूरेट करते हैं तो उसका मोमेंटम अनसर्टेन हो जाता है, और अगर हम उसके मोमेंटम को एक्यूरेट करते हैं तो उसकी जो पोजीशन है वो अनसर्टेन हो जाती है। इस वजह से इसको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहा जाता है। तो इट स्टेट्स दैट द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ डेल्टा p, यानी मोमेंटम का अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ बॉडी एट सम इंस्टेंट एंड द अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन डेल्टा x एट द सेम इंस्टेंट इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द प्लैंक्स कांस्टेंट। अनसर्टेनिटी की जो दूसरी फॉर्म है वो एनर्जी और टाइम की सूरत में भी है। सेम प्रिंसिपल यहाँ हम यूज करते हैं कि एनर्जी और जो टाइम है, किसी भी पार्टिकल की एनर्जी को अगर हम एक्यूरेटली मेजर करते हैं तो उसका जो टाइम है वो अनसर्टेन हो जाएगा। अगर टाइम को हम एक्यूरेटली ऑब्जर्व करेंगे तो एनर्जी अनसर्टेन हो जाएगी। तो del E into del T will approximately equal to the Planck's constant। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनकी लिस्ट मौजूद है। रिजल्ट्स ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूछा जा सकता है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये काफी मरतबा बोर्ड में भी रिवाइज हो चुका है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये जो हमारे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन उनसे हट करें कि व्हाई रेस्ट मास ऑफ फोटॉन इज 0। इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है कि हम जब मास वेरिएशन का रिलेशन यूज करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, अगर हम फोटॉन के रेस्ट मास को 0 कंसीडर नहीं करेंगे तो हमारे पास जो इसका मास है इट गोस टू बिकम इनफिनिट। तो अगर इनफिनिट हो जाता है मास तो उसको मूव करवाने के लिए वी नीड एन इनफिनिट फोर्स व्हिच इज इम्पॉसिबल। तो इस वजह से उसका रेस्ट मास हम क्या लेते हैं 0। व्हेन डज लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव, ये आप जानते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, हम डिस्कशन में कर चुके हैं। वर्क फंक्शन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में, यूजेस ऑफ फोटोसेल, कॉम्पटन्स शिफ्ट एंड व्हाई मूविंग बुलेट कैन नॉट बिहेव लाइक वेव, क्योंकि बुलेट का जो मास है वो ज्यादा है तो इससे जो वेवलेंथ बनती है एसोसिएटेड उसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो ज्यादा होती है। फंक्शन ऑफ द मैग्नेटिक कंडेंसर क्या है, इसने लाइट को जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसकी जो पूरी एक पेंसिल लाइक बीम बनानी होती है, उसका बेसिक फंक्शन है स्कैटर नहीं होने देता। एंड स्टेट द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये हमारा डिस्कशन था चैप्टर नंबर 19 का। होप सो कि आप इसको अच्छी तरह से याद करेंगे।